हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 8 शाम एक किसान, जो एक कविता के रूप में है, को पढ़ेंगे। और इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पाठ शुरू करने से पहले, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अपनी नोटबुक या उत्तर पुस्तिका साथ में लेकर बैठ जाइए। कठिन शब्द और साथ में प्रश्न उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 को। जन्म स्थान जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। कुछ प्रमुख कृतियाँ यानी कि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनकी। उनमें है काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी। इसी प्रकार से कविता संग्रह है खूंटियों पर लगे लोग, जिनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इसके साथ ही बहुत सारे सम्मान और पुरस्कारों से उनको विभूषित किया गया था। चलिए हम अपनी कविता शुरू कर लेते हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह कविता प्राकृतिक दृश्यों पर आधारित है और इसमें कवि ने मानवीकरण किया है, प्रकृति की चीज़ों का यानी प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकरण किया है। इसीलिए इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने एक रूपता दिखाई है। किसके साथ एक रूपता दिखाई है? मानवीय चीज़ों के साथ प्राकृतिक चीज़ों की। तो चलिए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर, साफा होता है बेटा सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो पहाड़, सूरज की चिलम, चिलम देखा है ना, गांव में हुक्का पीते हैं लोग और वो क्या करते हैं, वो चिलम खींचते यानी कि हुक्का पीते हैं। उस टाइम पे चिलम जो होती है उसकी तुलना की गई है सूरज के साथ, और आकाश की तुलना की गई है साफा, यानी उपमाएं दी गई हैं, उनकी तुलनाएं की गई हैं एक दूसरे के साथ। तो आकाश जो है वो साफे के समान है और इसी प्रकार से सूरज चिलम के समान है। और पहाड़ बैठा है, पहाड़ एक किसान के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि किसान यानी पहाड़ जो है किसान की तरह बैठकर आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम को खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसी पहाड़ के पास से जो बहने वाली नदी है वो उसके घुटनों पर चादर के समान लिपटी हुई प्रतीत हो रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसके पास ही जो पहाड़ आकाश का साफा बांधकर और घुटनों के पास जिसके नदी बह रही है, वह उस पहाड़ के पास पलाश के घने वन हैं। और पलाश के फूल होते हैं लाल रंग के, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे रंग के फूल होते हैं पलाश के। तो ऐसे फूलों के कारण ऐसे लग रहा है जैसे वो अंगीठी के पास बैठा हो, ठीक है, जिसमें लाल लाल कोयले दहक रहे हों। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। सूरज पश्चिम में छिपता है तो पूर्व में अंधकार छा जाता है, पहले पश्चिम में बाद में प्रतीत होता है। आसमान की तरफ देखें तो पूर्व में पहले अंधकार नज़र आता है। तो इसीलिए वो भेड़ों के गले बोलते हैं झुंड को। भेड़ों का जो झुंड होता है उसके समान वो अंधकार यानी अंधेरा पूर्व दिशा में प्रतीत हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी तुलना मानवीय चीज़ों से की गई है और दोनों में तुलना की गई है, ठीक है, दोनों में उपमा दी गई है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से एक रूपता उनमें दिखाई गई है। दोनों चीज़ों में एक रूपता का मतलब होता है समानता, ठीक है। आकाश का साफा बांधकर यानी आकाश का कपड़ा बांधकर सूरज की चिलम को खींचता वह पहाड़, यानी वो किसान जो चिलम सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है। और उसके घुटनों के पास नदी जो बह रही है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसने अपने घुटनों पर चादर डाल रखी है, ठीक है। जैसे ठंड होती है तो हम भी क्या करते हैं, अपने घुटनों पर चादर डाल लेते हैं, वैसे ही उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर नदी रूपी चादर को डाल रखा है। और पास में ही जो पलाश के जंगल की अंगीठी है, अंगीठी जैसे लाल रंग के कोयले होते हैं अंगीठी में, तो वैसे ही पलाश का जो जंगल है वो उस पहाड़ रूपी किसान के पास अंगीठी के रूप में दिखाई दे रहा है। और पूर्व दिशा में अंधकार यानी अंधेरा छा गया है, जैसे कि भेड़ों का जो झुंड होता है, एक साथ जब भेड़ें
शाम के समय हमें जाती हुई दिखाई देती है तो अंधकार के समान प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या समझ आ गई होगी। तो इसका प्रसंग हमने लिखना है, श्याम एक किसान, कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के, जाड़ा होता है ठंड, जैसे ठंड की जो शाम होती है, यानी ठंड के दिनों में जो शाम इवनिंग का जो टाइम होता है, उसके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण यहाँ पर किया है कि जाड़े में जो ठंड होती है उस समय हमें ये आसमान, ये सूरज, ये शाम का समय कैसा लगता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ये पहाड़, इसकी एक रूपता दिखाई गई है किसान के साथ, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और सरलार्थ मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार से और रिपीट कर देती हूँ। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ मतलब एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी लगती है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है। पूर्व क्षितिज, क्षितिज होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम दूर दूर तक नज़र दौड़ाकर देखते हैं तो एक स्थान पर हमें ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिल रहे हैं, तो उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। तो उस समय में ऐसा लगता है कि जैसे घना अंधकार छा रहा है, भेड़ों के झुंड जैसा, और पश्चिम दिशा में जो डूबता हुआ सूरज है वो चिलम पर सुलगती आग की तरह दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य बहुत ही शांत है, जैसे कि जाड़े की शाम होती है। तो इसमें अगला पैराग्राफ है, अगला पद्यांश है कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अचानक बोला मोर, उस शांत वातावरण में एकदम से मोर की आवाज़ गूंज उठी, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो। सुनते हो, यानी इतनी शांति में अगर कोई एकदम से आकर के कह दे कि सुनते हो तो थोड़ा सा शोर हो जाता है, वैसे ही एकदम से शोर हो गया। और तभी वो जो किसान था, यानी वो जो पहाड़ था उसके ऊपर अंधेरा छा गया। उसकी वो जो चिलम हाथ में लिए हुए था वो चिलम उलट गई और साथ में एकदम से धुआं वहाँ पर उठ गया, यानी कि कोहरा छा गया। सूरज डूब गया, एकदम से सूरज अस्त हो गया और अंधेरा छा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोर के बोलने का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उस शांत वातावरण में जब बिल्कुल शांति छाई हुई थी, अंधेरा होने ही वाला था, तो एकदम से मोर की आवाज़ आती है। जंगल का प्राकृतिक दृश्य है, जाड़े की शाम का वर्णन है, तो वहाँ पर मोर एकदम से बोल उठता है। और जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस दाहिनी साइड में, दाहिनी तरफ सूर्यास्त का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे जाड़े की जो शाम होती है उसमें सूर्यास्त होता हुआ कैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो इसका प्रसंग आप लिखोगे, शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। तो इसका सरलार्थ मैंने आपको समझा दिया है, एक बार से और रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पर दाहिनी साइड में ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये कोहरा यानी जो धुआं उठता है चिलम गिरने के बाद, वो दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि जाड़े की शाम में कोहरा कैसे उठता है। कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। ठीक है, जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा था उसमें घटना घट जाती है। अचानक से क्या होता है, चिलम उलट जाती है। चिलम मतलब कि सूरज बिल्कुल डूब जाता है, आग बुझ जाती है, यानी अंधेरा छा जाता है, धुआं उठने लगता है यानी कोहरा छाने लगता है, और सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की। और इसमें एक किसान जो कि एक पहाड़, जो कि एक पहाड़ के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, सूरज रूपी चिलम को पीता हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार से अंधेरा जो है भेड़ों के गले से यहाँ पर दिखाया गया है कि भेड़ें रात को जब शाम होने वाली होती है तो अंधेरे में वो बिल्कुल घना अंधेरा वहाँ पर प्रतीत होता है जब शाम के समय भेड़ों का झुंड दिखाई दे तो।
और इसी प्रकार से पहाड़ के जो घुटनों के पास बहती हुई जो नदी है वो कैसे उसकी चादर के समान लगती है। और इसी प्रकार से जो पलाश के घने जंगल होते हैं उनमें जो लाल लाल फूल होते हैं कैसे वो दहकती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो इन्हीं दृश्यों का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और इस कविता में मानवीकरण अलंकार है और उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार दोनों ही अलंकारों का प्रयोग इस कविता में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं की मानवीय भावनाओं के रूप में, मानवीय वस्तुओं के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं की एक रूपता यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस प्रकार से हम पहला प्रश्न यहाँ पर करेंगे कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, यानी शाम का जो दृश्य है उसको एक किसान के रूप में, ठीक है, कि किसान एक पहाड़ जो है वो किसान के रूप में वहाँ पर बैठा है, चिलम पी रहा है। तो एक रूपता यहाँ पर दिखाई गई है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, यानी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक दूसरे के साथ यहाँ पर उपमा की गई है, ठीक है, तुलना की गई है, उन्हें हम उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता है आकाश की और साफे की, ठीक है, और इस कविता में आकाश का साफा वाक्यांश भी आया है। इसी तरह तीसरी जो एक रूपता है वो नदी और चादर में दिखाई देती है, जैसे नदी मानो चादर हो, ठीक है। और दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर हमने लिखना है, ठीक है। जैसे आकाश को साफा बताया गया है और नदी को चादर बताया गया है, तो ऐसी कौन कौन सी दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी चीज़ें हैं जिनमें एक रूपताएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे सूरज चिलम, पहाड़ किसान, आकाश साफा, अंधकार भेड़ों का गल्ला और पलाश का जंगल अंगीठी। तो ये एक रूपता, ये समानता यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। पहला इन्होंने पूछा है कि शाम कब से शुरू हुई। जब आप शाम के समय अपने घर की छत पर खड़े हों या खिड़की में खड़े हों तो उसका वर्णन आपने करना है कि शाम कब से शुरू हुई, एक तो ये। दूसरी बात, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। जब शाम हुई तो सूरज बिल्कुल डूबने में कितना समय लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी है। इनके उत्तर आप ऐसे लिखोगे कि शाम 6 बजे हुई और 1 घंटे का समय लगा। 1 घंटे का समय किस में लगा, सूरज डूबने में 1 घंटे का समय लगा। और तीसरा पूछा गया कि इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इस बीच आसमान लाल हो गया, धीरे धीरे आसमान का रंग पीला हो गया, फिर सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान कविता है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। प्राकृतिक दृश्यों पर आधारित बहुत ही सुंदर कविता है, एकदम से समझ आ जाने वाली अगर तो आपने ध्यान से सुनी होगी तो। इस कविता को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होता है या करना होगा। तो इस कविता को चित्रित करेंगे, मान लो अगर हमने इसकी कोई पेंटिंग बनानी है, इसकी ड्राइंग करनी है, तो हमें किन किन रंगों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पीला, सुनहरा, सफ़ेद, लाल, काला, इन रंगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं और ये कविता हमारी फिनिश हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।